हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से एक नई कविता हम लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मेघ आए। और इसके जो लेखक हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है वे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आइए इस कविता का मूल सारांश पढ़ेंगे और उसके बाद कविता की लाइनों को पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत जो कविता है वो मेघ आए में कवि सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना जी ने मेघों का मानवीकरण द्वारा प्रकृति के विविध रूपों का जो है यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता मेघ आए एक प्रकृति की जो है मनोरमता को प्रस्तुत करने वाली कविता है। और इस कविता में वर्षा के महत्व को जो है दर्शाया गया है कि जो बारिश का जो मौसम होता है उस टाइम जो है जब वर्षा होती है उससे पहले मेघ आते हैं यानी कि बादल आते हैं। खासकर हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश है, यहाँ वर्षा स्वयं में एक उत्सव के समान जो है खुशियां लेकर आती है, क्योंकि जब बारिश होगी तो हमारी जो फसलें हैं, जो हमारी कृषि है वो भी अच्छी होगी। ठीक है ना। तो बारिश पर ही अक्सर हमारी जो फसलें हैं वो निर्भर रहती हैं। और गर्मी से जो है व्याकुल और प्यासी धरती तथा जन मन की जो है ये प्यास बुझाते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए इस कविता का सारांश। प्रस्तुत जो कविता है मेघ आए में कवि ने मेघों के आगमन का जो यहाँ पर शब्द जो है चित्र प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म काल के पश्चात जब आसमान में बादल आते हैं, जब गर्मी होती है और उसके बाद क्या होता है, बारिश का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है। तो ग्रीष्म काल के पश्चात जब आसमान में बादल आते हैं तो मानो पूरी सज धज के पूरी जो ऐसा लगता है जैसे कि वो बादल सज धज के आ रहे हो। ठीक है ना। और बन संवर कर आते हैं कौन, बादल। ठीक है ना। आपने देखा होगा ग्रीष्म काल के बाद जब कुछ दिन बादल आते हैं और जो है तब ऐसा लगता है कि ये बादल जो है सज धज कर जो है आए हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि मानो पूरी जो है सज धज के साथ जो है ये बन संवर कर आते हैं और अपने आने से पहले ठंडी हवा के साथ में जो है प्रिय अतिथि की तरह ये क्या करते हैं, अपने आने का संदेशा देती है। यानी कि जब बारिश आने वाली होती है और इतनी भीषण गर्मी होती है गर्मी के मौसम में, उसके बाद जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो पहले ठंडी ठंडी हवाएं आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि हवा के रूप में वे अपनी अतिथि को जो है अतिथि की तरह जो है अपने आने का संदेशा देती है। ठीक है। धूल भरी आंधी सब कुछ जो है उड़ाकर चली जाती है, आंधी भी आती है। ठीक है ना। और तेज धूप के कारण मानो पेड़ जो है बूढ़े हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ जो है बूढ़े हो गए, उन पर चढ़ी लता जो सूख गई थी अब प्रसन्न हो गई है। आसमान में बिजली चमककर धरती आकाश के अंतर को खत्म कर रही है। अश्रु बहाकर यानी आंसू बहाकर मानो सब्र के बांध को खत्म कर रही है। वर्षा के रूप में खुशी के आंसू यहाँ पर बहा रही हो। तो ये यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा है। आगे उन्होंने क्या कहा है, इस कविता का इनका लिखने का क्या उद्देश्य है। प्रस्तुत कविता के लेखन का उद्देश्य वर्षा के महत्व को दर्शाना है कि बारिश के मौसम का क्या महत्व है। ठीक है। वैसे तो आप सभी जानते हैं जब गर्मी का मौसम आता है उस समय पूछिएगा कि बारिश का क्या महत्व है। आजकल बारिश आ जाए ठंडियों के मौसम में तब तो हमें कहीं ना कहीं ठंडा जो है लगता है, लेकिन बारिश जब गर्मी का मौसम होता है उसके बाद देखना जब बारिश आती है तो वो जो है बारिश अलग ही होती है। और आजकल की जो बारिश है उससे हमें कहीं ना कहीं ठंड लगती है, लेकिन जो बारिश का बरसात का मौसम है उसका क्या महत्व है वो यहाँ पर कवि ने बताया है। आगे कहते हैं तथा इससे होने वाले लाभ से हमें अवगत कराया है कि जब ये बारिश होती है तो क्या क्या हमें लाभ होता है। ठीक है। आगे कहते हैं कवि वर्षा के आगमन पर प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जब बारिश का मौसम आता है भीषण गर्मी के बाद हमारी प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या यहाँ पर चारों ओर जो है उल्लास का क्या होता है, वातावरण बना रहता है क्योंकि बारिश आ जाती है। और इसका बड़ा ही सजीव और हृदयगामी यानी कि हृदय को छूने वाला जो है ये जो है चित्रण प्रस्तुत करना यहाँ पर कवि का उद्देश्य है। तो ये जो है इस कविता का उद्देश्य है। अब जानते हैं इनके
जीवन परिचय के बारे में जिन्होंने ये कविता लिखी है, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के विख्यात कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर सन 1927 को हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की तथा ऑडिटर जनरल के पद से अपने जीवन की इन्होंने शुरुआत की। कुछ समय तक आकाशवाणी में भी कार्य किया और सन 1965 में दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और बच्चों की प्रिय पत्रिका पराग का इन्होंने सफलतापूर्वक संपादन किया। अर्थात इन्होंने प्रयाग जो पत्रिका है उसका इन्होंने संपादन किया। आगे देखिए, सन 1983 में इनका सामयिक निधन हो गया, यानी कि समय से पूर्व ही इनका निधन हो गया। बहुमुखी प्रतिभा से काव्य जो है उनकी कहानी और उपन्यास तथा बाल साहित्य को समृद्ध कराने वाले श्री सक्सेना जी की जो है क्या हो गई थी, अकस्मात मृत्यु हिंदी साहित्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। ठीक है ना, अपूर्णीय क्षति, जिस क्षति को आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो जब किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये पूरे साहित्य के लिए, क्योंकि वो हिंदी साहित्य के लेखक थे, तो एक साहित्य जगत के लिए ये क्या था, एक बहुत बड़ा सदमा था, एक बहुत बड़ी जो है नुकसान इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब आइए इन कविता के लाइनों को हम यहाँ पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी यहाँ पर देखते हैं। चलिए, चलिए इन कविता की प्रथम 4 लाइनों को हम पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़की खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। तो जैसा कि हमने इस कविता के सारांश को पहले ही पढ़ लिया है कि किस संदर्भ में यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये कविता लिखी है। तो जैसा कि ये मेघ यानी कि बादल और बरसात के मौसम के लिए जो है ये कविता लिखी गई है। कवि कहते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में। ठीक है, यानी कि सॉरी, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, कहाँ के पाहुन, शहर के पाहुन जो है यहाँ पर आए हो, कहाँ पर, गांव में। तो कवि कहते हैं कि आकाश में बादल जो हैं घिर आए हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के। और कैसे आए हैं बादल, बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई मेहमान जो है बड़े बन और संवर कर सज धज कर गांव में जो है आता है, ऐसे ही जो है ये मेघ आए हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी गांव में कोई जो है शहर का अतिथि बन धन कर आता है, ऐसे ही ये जो मेघ हैं, ये जो बादल हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि कोई शहर से गांव में आ गया है। शहर से आने वाले मेहमान को देखकर लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। बादल भी दामाद की तरह एक वर्ष बाद आते हैं। जैसे दामाद कभी कभी ससुराल जाते हैं ना, और वहां पर उनकी बड़ी खातिरदारी होती है, ऐसे ही मेघ भी 1 साल के बाद आते हैं। ठीक है ना, इस साल बरसात में आ गए, अब अगली बार जो है बरसात में जो है वो मेघ आते हैं। तो ऐसे ही जैसे दामाद कभी कभी जब अपने ससुराल जाता है तो उसकी जो है बड़ी क्या होती है, वहां पर खातिरदारी होती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये मेघ भी, यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि ऐसे ही बादल भी दामाद की तरह एक वर्ष बाद आए हैं। बादलों को देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बादल क्या हैं, बादल से पहले उनके आने की सूचना देने वाली जो पुरवाई चल रही है, जो हवाएं चल रही है,
जो नाचती गाती है उस नाच गाने को देखने के लिए गलियों में खिड़कियां और दरवाजे खुलने लगे हैं। जो हवा चलती है ना, मेघ आते हैं, जब बादल आते हैं बरसात के मौसम से पहले, और फिर जो है बादलों के साथ साथ हवा चलती है और कभी कभी तूफान भी आने लग जाता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि बादलों से पहले उनके आने की सूचना देने वाली जो पुरवाई यानी कि जो हवाएं चलती हैं और वो जो है कभी विकराल रूप रख लेती हैं, और इससे क्या होता है हमारे दरवाजे और खिड़कियां खुल जाती हैं। तो कवि ने यहाँ पर क्या किया, इसका मानवीकरण किया है। कवि ने क्या कहा है कि मेघों के आने से पहले यानी कि बादलों के आने से पहले उनकी सूचना देने वाली जो पुरवाई चल रही है, जो हवाएं चलती हैं, वो ऐसी नाचती गाती आती हैं जैसे कि नाच गाने को उसके नाच गाने को देखने के लिए गलियों के यानी कि जो घरों की खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं वो खुलने लगते हैं। मेघ यहाँ पर क्या कहा है, लोग मेघ रूपी जो दामाद है उसको देखना चाहते हैं। मेघ के आने से हवा अत्यंत प्रसन्न हो गई है और प्रकृति में जो है उत्साह का वातावरण है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा है कवि सर्वेश्वर दयाल जी ने कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जो हवा चलती है मेघ से पहले, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर की। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शहर के दामाद जो है, जो मेहमान हैं वो कहाँ आए हैं, गांव में आए हुए हैं। तो मेघों को क्या कहा है यहाँ पर कवि ने कि जब आकाश में जो आसमान में बादल घिर जाते हैं तो उन बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई मेहमान जो है बन संवर कर जो है सज धज कर गांव में आता है। और शहर में आने से पहले मेहमान को देखकर लोगों में प्रसन्नता की लहर भी दौड़ जाती है। बादल भी दामाद की तरह जो है एक वर्ष बाद आए हैं। जिस प्रकार से दामाद जो है अपने ससुराल कभी कभी जाता है और वहां उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी होती है, उसे देखकर सब प्रसन्न होते हैं, सब उसके चारों तरफ जो है उसकी खातिरदारी में लगे रहते हैं। ऐसे ही यहाँ बादलों को देखने के लिए भी जो है सब जो है व्याकुल हैं, आतुर हैं कि हम कब बादल आए, कब बारिश हो। तो ऐसे ही बादलों का भी स्वागत हो रहा है जैसे किसी दामाद का जो है ससुराल में क्या होता है, स्वागत होता है। तो यहाँ पर कवि ने बादलों को क्या कहा है, जैसे कोई दामाद आता है ना ससुराल में, ऐसे ही बादलों का भी लोग स्वागत कर रहे हैं। और वो मेघ ऐसे लग रहे हैं, वो बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो बन ठन कर जो है और सज संवर करके आए हैं। और उन बादलों के आने से पहले क्या आए हैं, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। उन बादलों के आने से पहले जो हवाएं हैं, जो कभी तूफान करती हैं और कभी तेज हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती हैं, वो उन मेघों के आने से पहले आए। और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और उनको देखने के लिए, उन बयार यानी कि उस हवा को देखने के लिए, उस नाचती गाती जो बयार है उसको देखने के लिए दरवाजों जो गली की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो भी खुलने लग गए। ठीक है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो दामाद को देखने के लिए लोग जो है मेघ रूपी दामाद को देखना चाहते हैं, और मेघ के आने से हवा अत्यंत प्रसन्न हो गई है। ठीक है। और प्रकृति में जो है उत्साह का वातावरण है। तो चलिए इन पंक्तियों का यहाँ पर आप व्याख्या लिखेंगे। चलिए जल्दी से। चलिए इससे पहले प्रसंग जैसा कि आप सभी बच्चे लिख लेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के मेघ आए से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं, इसके जो कवि हैं, वो हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इन्होंने ये कविता जो है बादलों के आने पर जो है इस कविता का यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया गया है कि जब बादल आते हैं तो किस प्रकार से वो लगते हैं, कैसे हमें वो लगते हैं, और कैसे वो पूरे वातावरण को क्या कर देते हैं, उत्साह से भर देते हैं। तो इसका यहाँ पर कवि ने क्या किया है, यहाँ पर वर्णन किया है। इसको यहाँ पर हमने, अब इसका व्याख्या आप यहाँ से लिख लेंगे। आप कविता की 4 लाइनें लिखेंगे, और जब आप पेपर में आपको आता है तो आपको कविता की कोई से भी 4 लाइन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पहली 4 लाइनें आएंगी, आपको बीच से कोई भी 4 लाइनें 6 लाइनें आपको दी जाएंगी। आपको उसका प्रसंग और अर्थ और व्याख्या लिखनी है, तो इसको आप लिख लेंगे। ठीक है। चलिए चलिए अब जैसा कि हमने इससे पहले 4 लाइनें पढ़ी, अब आगे की लाइनों में कवि ने क्या कहा कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी।
आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। ठीक है। बाकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठनके और समर के। कवि ने क्या कहा है, पेड़ झुक झांकने लगे, पेड़ जो है झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन बाकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठनके समर के। तो अब जो है कवि ने आगे की पंक्तियों में क्या बताया है कि मेघ रूपी मेहमान बादल के रूप में आते हैं। पहली पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि जब मेघ आते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जो है मेहमान शहर से बड़े बन ठन करके गांव में आ गया हो। और मेघों को यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, ये दामाद रूपी जो है मेहमान है। जिस प्रकार से दामाद एक साल में या बहुत दिनों के बाद जो है अपने ससुराल जाता है और उसकी वहां पर बड़ी जो है मेहमानदारी खातिरदारी होती है, सब लोग उसको देखते हैं और देख करके प्रसन्न भी होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कवि ने मेघों को भी बताया है कि ये भी जो है एक साल के बाद आते हैं और इनकी भी जो है लोग बड़ी क्या करते हैं, बड़ा इनका इंतजार रहता है कि कब बारिश आएगी, कब बादल आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कवि ने बताया है। अब आगे की चार पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि जो मेघ रूपी मेहमान है वो बादल के रूप में आते हैं। मेहमान के आने पर जिस प्रकार लोग जो हैं झुक कर प्रणाम करते हैं। अब आपके घर में कभी भी कोई मेहमान आता है तो आप हमेशा उसको जो है बड़े रिस्पेक्ट के साथ ऐसे ही झुक करके उसको प्रणाम करते हैं। ऐसे ही यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जब मेघ रूपी जो मेहमान है जब वो आते हैं, पेड़ झुक झांकने गर्दन उचकाई। तो ऐसे ही लोग जिस प्रकार से मेहमानों को क्या करते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और फिर गर्दन उचकाकर उनका क्या करते हैं, उनको झंकार देखते हैं। उसी तरह बादल के आने पर पेड़ हवा के बेग से क्या हो जाते हैं, झुके और फिर जो है डोलने लगे। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ ग्रामीण अतिथि को जो है देख रहे हैं। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और धूल उड़ने लगी। और धूल का जो गुब्बार है देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई ग्राम की युवती किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा जो है समेटकर भागी चली जा रही हो। बादलों का जो है घिरना नदी के लिए भी अच्छा समाचार है। क्यों है, वह भी जो है रुक कर देखने लगी और कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार शहर के मेहमान जो है क्या होते हैं, सज धज कर और संवर कर आते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ भी मानो जो है क्या आ रहे हैं, बन ठन कर जो है अतिथि के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, सज संवर कर ठीक उसी प्रकार जो है ऐसा लगता है जो ये बादल हैं मानो बन ठन कर जो है अतिथि के रूप में आए हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में भी आप पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से ली गई है, जिसके जो लेखक हैं और काव्य खंड के मेघ आए कविता से ली गई है। ये कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है और इसमें जो है बादलों के आने के बाद जो है गांव में जिस प्रकार से जो है उसका स्वागत किया जाता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे इसकी व्याख्या लिखेंगे कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। ठीक है, बाकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सिरके, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि मेघ रूपी मेहमान बादल के रूप में आते हैं। मेहमान के आने पर देखो यहाँ पर जो भावार्थ है, व्याख्या है, उसको हम सिर्फ इसकी अर्थ में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अर्थ उसका अगर हम सिर्फ और अर्थ लिखना चाहें तो ये चार पंक्तियां जो है बहुत कम अर्थ देगा। लेकिन हमें उसके भाव को लिखना है कि कविता में कवि का कहने का जो भाव है, क्या कहना चाहते हैं वो। ठीक है ना, तो उसको यहाँ पर इसका मानवीकरण करके, क्योंकि हम जब तक इसको मानवीकरण न करें कि जैसे कि दामाद के रूप में पहली पंक्तियों में कवि ने क्या किया था, इसका मानवीकरण किया था कि जैसे हमारे घरों में कोई दामाद है वो मेहमान आता है और कई दिनों बाद आता है, ऐसे ही ये मेघ भी आए हैं और इन मेघों का भी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। ठीक है ना।
अब आगे देखिए कि मेघ रूपी मेहमान बादल के रूप में आते हैं। मेहमान के आने पर जिस प्रकार लोग झुककर प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पर पेड़ों का भी मानवीकरण किया गया है कि मानो इस मेघ रूपी मेहमान को देखकर ये जो पेड़ हैं ये भी उनको झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ इसका जो है मानवीकरण किया गया है और इसको हम इसी भाव में प्रकट भी करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम क्या करते हैं, किसी मेहमान के आने पर, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम उसको जो है क्या करते हैं, झुक कर प्रणाम करते हैं और फिर अपनी गर्दन उचका कर के जो है उसको झंकार देखते हैं, उसी तरह बादल के आने पर पेड़ हवा के बेग से झुके और डोलने लगे। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कुछ ग्रामीण अतिथि को देख रहे हैं और धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई। और जैसे पहले हवा आई, हवा से आपके जो पेड़ हैं वो हिले डुले और ऐसा लगता है, और कभी जो है बहुत तेज हवा आती है, पेड़ झुक भी जाते हैं, तो वो झुके हुए पेड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो मेहमान के आने पर उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं झुक करके। और धीरे धीरे क्या होता है फिर, जब जो है हवा आंधी में बदल जाती है, वो जो हवा चल रही होती है और वो फिर किसमें, आंधी में बदल जाती है। और जब आंधी में वो बदल जाती है, जो धूल है वो उड़ने लग जाती है, ठीक है। और धूल का जो गुब्बार है वो देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई ग्राम की युवती किसी अनजाने व्यक्ति को देखकर अपना लहंगा समेट कर जो है भागी चली जा रही हो। तो इसका भी यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, ठीक है ना। बादलों का घिरना नदी के लिए भी अच्छा समाचार है, ठीक है। बाकी चितवन उठा नदी, तो ये जो है नदी के लिए भी क्या है, एक अच्छा समाचार है। वह भी रुक कर देखने लगी है, खिटकी घूंघट सरके, तो वो यहाँ पर मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नदी भी जो है थोड़ा सा रुक करके देखने लगी। कहने का यह अर्थ है कि जिस पर शहर के मेहमान जो है क्या हो जाते हैं, गौण में जो है सज धज करके संवर कर आते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है मेघ भी क्या हो रहे हैं, सज धज कर आ रहे हैं। मेघों को यहाँ पर अतिथि के रूप में माना गया है, ठीक है। तो इसकी आप अर्थ लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इस कविता की आगे की नेक्स्ट लाइनें, आगे की 4 लाइनें और साथ में एक लाइन ये जो मेघ आए बड़े बन ठन के, ये सभी में आप ऐड होगा, ठीक है। तो देखिए आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जब मेघ आए, जब बादल आए, तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधी लिन्ही, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अगुलाई लता, ओट हो किवार की। बोली अगुलाई लता, ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर की। तो कवि ने यहाँ क्या कहा है कि जिस प्रकार मेहमान के आने पर घर के जो बड़े होते हैं ना और बुजुर्ग होते हैं, वे उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, तथा घर की जो बहुएं हैं वो किवाड़ या दरवाजे की ओट में से उन्हें जो है स्नेह भरे जो है नजरों से देखती हैं, उनका जो है स्वागत करती हैं। उसी प्रकार जो है मेघों के मेहमान के रूप में आने पर जो बूढ़े पीपल ने अभिवादन किया है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो पहले बच्चों को नहीं, सबसे जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम वो जो है उनका स्वागत करने जाते हैं, ठीक है, और उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। घर में जो बहुएं हैं वो पीछे से उनका अभिनंदन करती हैं, वो जो है अपनी दरवाजे से जो है उनको बड़े स्नेह भरी नजरों से देखते हैं और उनसे अपनी ही नजरों से जो है उनका स्नेह से उनका स्वागत करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जो बूढ़े पीपल हैं उनको जो है प्रकृति का या हमारा जो है क्या कहा है, एक बुजुर्ग कहा है। जैसे हमारे बुजुर्ग जो है स्वागत करने जाते हैं, बूढ़े पीपल ने अभिवादन किया। हवा के झोंकों से लता लहरा रही है, मानो मेघों से शिकायत कर रही हो कि आप बहुत दिनों के बाद आए हो। बरस बाद सुधी लीनी,
सुधी का मतलब तुमने जो है खबर जो है बड़ी, बरस का मतलब वर्ष बाद। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, मानो मेघों से वो हवा के झोंकों से लता लहरा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो बादलों से क्या कर रही हो, शिकायत कर रही हो कि आप बहुत दिनों के बाद आए हो। अब आपके घर में बहुत दिनों में कोई मेहमान आता है तो आप क्या कहते हैं, क्या बात है भाई, आप तो हमें भूल ही गए, बहुत दिनों बाद आए हैं। तो ऐसे ही मेघों को भी जो है से भी शिकायत हो रही है कि आप जो है बहुत दिनों के बाद आए हो। ठीक है। पोखर तालाब हर्ष से झूम उठे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, जैसे तो जब कोई मेहमान आता है तो बड़े जो है वो क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं और झूमते हैं। तो यहाँ पर जो है पोखर तालाब भी जो है हर्ष से झूम रहे हैं, मानो मेहमान के स्वागत के लिए पारात भर के पानी लाया हो। ठीक है। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा का जो है क्या किया था, परात में उनके चरणों को धो दिया था, ऐसे ही स्वागत मानो कर रहे हो। मेघों के आने पर प्रकृति में हर्ष एवं आनंद है, बड़ी खुशी जो है प्रकृति में छा रही है। ठीक है। तो अब जो है इसके बाद एक और जो है 4 लाइनें हैं, उनको हम नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें करेंगे। ठीक है। और इस कविता के भावार्थ को, इसकी व्याख्या को आप लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर सभी का मानवीकरण किया गया है इस कविता में। ठीक है। जितनी भी पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, मेघों का भी मानवीकरण किया गया है कि जैसे मानव हम जो है क्या करते हैं, किसी मेहमान का स्वागत करते हैं, ऐसे ही बादलों को भी मेहमान के रूप में यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बताया है कि मेघ भी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ आए हैं, और हम जो हैं जैसे अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं ऐसे ही उनका भी स्वागत कर रहे हैं। अब इसके हम जो नेक्स्ट एक लाइन और बच गई है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ ही साथ फिर इसके प्रश्न उत्तर और जो शब्दार्थ भी होंगे कठिन शब्द, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में आपको लिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस।